अरे बाप रे, आज तो कितनी ज्यादा ठंड है। सोचा था जल्दी से काम पर पहुंच जाऊंगा, इस चक्कर में घर से कुछ खाकर भी नहीं आया। लेकिन अब यहाँ तो आसपास कुछ खाने को भी नजर नहीं आ रहा। अरे हाँ, वो पास में एक टपरी है, वहाँ जाकर देखता हूँ। ये सोचकर वो जल्दी से उस टपरी की ओर गया। कोई है? तभी सफेद बालों और झुर्रियों वाले चेहरे के साथ एक बूढ़ी सी औरत आती है। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? अम्मा, जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बेटा, इस बूढ़ी अम्मा के ढाबे पर मक्के की रोटी और सरसों का साग है, वो भी लाल मिर्च और सरसों के दाने का तड़का मारकर। नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं खाता। कुछ और नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस बुढ़िया के ढाबे पर तो ठंड के मौसम में यही मिलता है, एक बार खाकर तो देखो। ओफो, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, लगा दो, लेकिन हाँ, एक रोटी देना, थोड़ी तो भूख शांत होगी। उस आदमी ने जैसे तैसे वो मक्के की रोटी खाई और थोड़े से पैसे देकर वहाँ से चला गया। इसी तरह उस बूढ़ी अम्मा के पास भूले भटके एक दो ग्राहक पूरे दिन में आ जाते, लेकिन ज्यादातर उसका खाना तो खराब ही जाता और कई बार तो सारा सारा दिन वो ग्राहक के इंतजार में बैठी रहती, लेकिन एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आता। इसी कारण उसकी कोई आमदनी नहीं हो पाती। बूढ़ी अम्मा रात को अपना ढाबा समेटकर पीछे बनी अपनी झोपड़ी में चली जाती है और अकेले बैठकर खाना खाती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते, जब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। फिर एक माँ जी, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आप भूल रही हैं अब आपको सामने महेश भैया के घर रहने जाना है। कोई जरूरत नहीं है इन्हें यहाँ भेजने की, वैसे भी हमारे यहाँ मुश्किल से 2 ही कमरे हैं, एक में हम रहते हैं, एक में माँ जी। कल को कोई मेहमान आ जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो हमारे यहाँ कौन सा महल है, यहाँ भी तो 2 कमरे हैं। ना ना ना, अब हम इन्हें और नहीं झेल सकते, इन्हें लेकर जाओ यहाँ से। दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ने लगी। उनको लड़ता देख बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटों से कहा, मोहन, मुकेश, बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, इन दोनों को शांत करवाओ। हम क्या ही बोले माँ, तुम ही क्यों नहीं अपनी पुरानी झोपड़ी में चली जाती? हमसे जितना हो सकेगा हम कर देंगे, लेकिन अब हमारा भी परिवार है, हमें उनको भी तो देखना है। बिल्कुल ठीक कहा मोहन अम्मा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पुरानी झोपड़ी में चली जाओ। अपने दोनों बेटों की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत हाथों में पोटली लेकर अपनी झोपड़ी में चली गई और तब से वहीं रहने लगी और क्यारी में लगे साग को बनाकर उसे मक्के की रोटी के साथ बनाकर बेचने लगी। एक रोज उसकी छोटी सी टपरी के ढाबे पर एक बौना आदमी अपनी बौनी पत्नी के साथ आया। अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास तो सरसों का साग और मक्के की रोटी है। अरे वाह, वो तो मुझे बड़ी पसंद है अम्मा, जल्दी से ले आओ। लो बेटा, कमाल है तुम्हें ये पसंद है, लेकिन ज्यादातर लोग तो इसे घास फूस समझकर खाने से मना कर देते हैं बेटा। लेकिन अम्मा, मुझे तो ये बड़ा पसंद आया। गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटियों ने तो इस ठंड में दिल को खुश कर दिया। अम्मा, 2-3 गर्मा गर्म मक्के की रोटी और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश होती है। कुछ देर बाद खाना खाकर वो वहाँ से जाने लगे तो बौने आदमी ने एक सोने का सिक्का बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहा, लो अम्मा, आज तो तुमने मेरा मन खुश कर दिया। मेरी मरी हुई माँ की याद आ गई, वो भी ऐसा ही साग और मक्के की रोटी बनाती थी। हैं? 50 रुपए के खाने के बदले हजारों का सिक्का? ना ना बेटा, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन अम्मा, मेरे पास तो केवल ये सोने का सिक्का ही है। तू दुखी मत हो बेटा, तुम दोनों ने खाना खा लिया ना, तो अब तुम जाओ, पैसे फिर कभी दे देना। कहाँ रहते हो तुम? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है माई, हम दोनों के पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ये तो हम जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो हमें ये सिक्का मिला। हम दोनों तो गरीब हैं, इतनी ठंड में रहने के लिए घर भी नहीं है। आप हमें अपने ढाबे पर काम पर रख लो और रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। मुझ बुढ़िया की ऐसी औकात कहाँ बेटा कि तुम्हें काम पर रख सकूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ रह सकते हो, बदले में 2 वक्त की रोटी खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो दोनों बौने पति पत्नी वहीं उस बुढ़िया के साथ झोपड़ी में रहने लगे। अगले दिन वो दोनों बूढ़ी अम्मा से पहले ही सोकर जाग जाते हैं और साग तोड़ने से लेकर घर का सारा काम वो सब कर लेते हैं। बौनी बहू बहुत ही अच्छा सरसों का साग और बौना मक्के का आटा लगाकर तैयार कर देता है। कुछ देर बाद, लो अम्मा, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, आज कितने महीनों बाद किसी के हाथ की चाय पी रही हूँ। ला जल्दी ला, फिर खाना भी बनाकर तैयार करना है। उसकी चिंता ना करो अम्मा, ई और हम मिलकर सरसों का साग और मक्के का रोटी बना दिए हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े ही समझदार और मेहनती हो। लेकिन क्या हुआ अम्मा? हमारे यहाँ कौन ही मक्के की रोटी और सरसों का साग खाएगा? तुम परेशान ना हो अम्मा, इसमें हमने बाबा का दिया हुआ वो चमत्कारी हींग मिलाया है, जिसकी खुशबू से ग्राहक खुद ही इस ओर खींचे चले आएंगे
और एक बार जिसने साग और मक्के की रोटी खा ली वो फिर दोबारा यहाँ जरूर आएगा। चमत्कारी ही। हाँ, एक बाबा मिले थे हमें जंगल में, उन्हीं ने दिया है हमें ये। अब देखना कितनी भीड़ होगी यहाँ। काश ऐसा ही हो बेटा। और सच में ऐसा ही हुआ। उस रोज उस बूढ़ी अम्मा के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो गई। एक के बाद एक कई ग्राहक आने लगे। ढाबे पर खाने वालों की लाइन लग जाती है। अब उस बूढ़ी अम्मा के पास खूब सारे पैसे आने लगते हैं। फिर एक रोज, अम्मा, अब जब आपके पास पैसे आ गए हैं तो अब भी ये पुराना फटा कंबल और ये फटे हुए शॉल स्वेटर ओढ़कर क्यों बैठी रहती हो? अब तो अपने लिए नया कंबल ले लो। सही कहा तूने। अब तो मैं अपने साथ साथ तुम दोनों के लिए भी नया कंबल लूंगी और नए कपड़े भी लूंगी। इन सब के साथ साथ वो कुछ समय बाद अच्छी कमाई से अपने ढाबे को भी काफी बड़ा और नया बना लेती है। अब दोनों बौने पति पत्नी बूढ़ी अम्मा की खूब सेवा करते हैं। ये देख बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। अब उसका ढाबा बूढ़ी अम्मा का सरसों का साग और मक्की की रोटी के नाम से हर जगह मशहूर हो जाता है। बूढ़ी अम्मा के पास इतने पैसे आते थे, उसके दोनों बेटे और बहुएं उसके पास माफी मांगने आते हैं, लेकिन अब वो बूढ़ी अम्मा उन्हें लताड़ कर भगा देती है। कौन बेटा बहू? मेरा तो अब एक ही बेटा बहू है और वो है मेरे ये बौना बौनी। अब से यही मेरी सारी जायदाद के वारिस होंगे और तुम दोनों आज के बाद मुझे शक्ल भी मत दिखाना। समझ लेना तुम्हारी माँ हमेशा हमेशा के लिए मर गई। ये सुनकर उसके दोनों बेटे बहू उदास मन से घर लौट जाते हैं। अब बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी अपने बौने बेटा बहू के साथ बड़ा सा नया घर बनाकर रहती है। अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? जी बस लाई माँ जी। कजरी जल्दी से चाय लेकर अपनी जेठानी और सास को देती है। छी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? सारी की सारी काली चाय बनाई है अपनी शक्ल की तरह। एक तो वैसे ही तेरी काली शक्ल देखकर घिन आती है, ऊपर से ये काली चाय। अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम जानबूझकर ये काली पत्ती वाली चाय बनाती हो ताकि मेरा सुंदर रंग भी तुम्हारी तरह काला हो जाए। सब अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम मुझसे कितना जलती हो। अब तो मेरी बड़ी बहन समान है, फिर मैं आपसे क्यों जलूंगी? अब ज्यादा जुबान न चला और जा जाकर हमारे लिए दूध वाली चाय बना। और हाँ, इसे फेंकना मत समझी, इसे तू पी लेना, बेकार में वेस्ट जाएगी। कजरी का रंग बेहद ही काला था, जिस कारण उसकी सास सुधा और जेठानी सौंदर्या उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुधा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अभिषेक और छोटा बेटा रणवीर। अभिषेक खूब पढ़ा लिखा था, इसलिए सारा कारोबार वही देखता था, जबकि रणवीर ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, जिस कारण वो एक किराने की दुकान पर मजदूरी का काम करता था, जिससे उसे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। एक रोज वो शाम को थका हारा घर पहुंचता है। कजरी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ। जी ये लीजिए पानी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। लेकिन कजरी रसोई में जाती है तो वहां सब बर्तन भांडे खाली होते हैं। हे भगवान, ये सारा खाना कहाँ गया? लगता है जेठानी जी सारा खाना अपने कमरे में ले गई। अब क्या करूं? सब्जी बनने में तो समय लग जाएगा। ऐसा करती हूँ, जल्दी से पालक प्याज के पराठे बना देती हूँ। कजरी जल्दी से अचार के साथ वो पराठे अपने पति को देती है। माफ कीजिए जी, सब्जी बनने में समय लग जाता, इसलिए ये पराठे ही बना लाई। क्या स्वादिष्ट पालक प्याज के पराठे बने हैं। वाह, मजा ही आ गया। इसके आगे तो सब्जी की कोई जरूरत ही नहीं है। इतने में सुधा और सौंदर्या वहां आ जाती हैं। ये क्या है रणवीर, तू और तेरी ये काली बीवी यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो हैं? अरे माँ, तुम क्यों हर वक्त पैसा पैसा करती रहती हो हैं? अरे कम से कम पहले मुझे ठीक से खाने तो दो। हाँ, तो मैं कौन सा तेरा खाना छीन रही हूँ? एक तो तू अपनी मर्जी से इस काली कलूटी को ब्याह कर ले आया। अरे अभी भी समय है, छोड़ दे इसे। मनहूस है ये, एक नंबर की मनहूस। माँ जी एकदम ठीक कह रही हैं देवर जी, जब से ये काली रात आपकी जिंदगी में आई है, इसने तो अंधेरा ही कर दिया है। अभी भी वक्त है, इसे छोड़ दीजिए और मेरी सहेली नेहा से शादी कर लीजिए। वो इस घर में आएगी तो ढेर सारा दहेज लाएगी। वो दोनों सास बहू कजरी को ताने मारे जा रही थी। कुछ देर बाद अचानक से कजरी रोते रोते बेहोश हो गई और चक्कर खाकर वहीं गिर गई। रणवीर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। मुबारक हो, कजरी माँ बनने वाली है। क्या माँ? इसका मतलब मेरा बच्चा? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन इस बात से सौंदर्या जल भुन जाती है। नहीं, मैं इस कल्लो के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, नहीं तो इसका बच्चा मेरे होने वाले बच्चे की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाएगा।
अब रणवीर और कजरी मिलकर अपने आने वाले बच्चे के लिए सुनहरे सुनहरे सपने देखते हैं, लेकिन कजरी की जिंदगी में खुशियां ज्यादा समय कहाँ टिकने वाली थी। एक रोज रणवीर काम से लौटते वक्त कुछ खिलौने लेकर घर लौट रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार बस उसे कुचलकर चली गई और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद तो अब जेठानी और सास के अत्याचार उस पर और भी बढ़ गए। देख लीजिए माँ जी, ये मनहूस हमारे देवर जी को भी खा गई। मैं तो कहती हूँ इससे पहले ये हम में से किसी को निगल जाए, उससे पहले इसे घर से बाहर कर दीजिए। अपनी गोरी बहू के कहने पर सुधा अपनी गर्भवती बहू को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी मुझे मत निकालिए, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी। कम से कम मेरे होने वाले बच्चे पर तो रहम खाइए। तू मनहूस भीख मांग या भूख से तड़प तड़प कर मर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चल निकल। अब बेचारी कजरी इधर से उधर सड़कों पर भटकने लगी। 2 दिन तक वो भूख से तड़पती रही, लेकिन उसने भीख नहीं मांगी। अब मुझे अपने बच्चे की खातिर खुद को जिंदा रखना होगा। इस नन्ही सी जान के लिए मुझे कुछ काम करना होगा। कजरी की नजर सामने मलबा ढो रही गरीब औरतों पर जाती है। कजरी भी वहाँ ठेकेदार के पास जाती है। साहब मुझे भी कुछ काम दे दीजिए साहब। काम? तो इस हालत में काम कर पाएगी? जी साहब, अपनी कोख में पल रहे बच्चे की खातिर मैं कुछ भी कर लूंगी। ठेकेदार उसे काम दे देता है। अब वो रोज थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करती है। फिर एक रोज फुटपाथ के किनारे ठेला लगाकर उस पर पालक प्याज के पराठे बनाकर बेचने लगती है। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता। लगता है 40 रुपए देकर कोई भी पराठे खाने नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़े रेट कम करके बेचती हूँ, क्या पता फिर ग्राहक आ जाए। अब वो 40 रुपए की जगह 20 रुपए में पराठे बनाकर बेचने लगती है। साथ ही अपने ठेले को बस स्टॉप के पास लगा लेती है, जिससे उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बहन जी, जल्दी से पालक प्याज के पराठे बनाकर खिलाना। जी भाई साहब, बस 5 मिनट। अब वो गर्मा गर्म पराठे बनाकर ग्राहकों को देती है। लोगों ने प्याज के पराठे तो खाए थे, लेकिन पालक प्याज के पराठे उन्होंने पहली बार खाए थे। वाह वाह वाह, खाकर मजा ही आ गया। ये पराठे तो अरे बड़े ही करारे और मजेदार हैं। आहा, खाकर मजा ही आ गया। अब तो सारा दिन ग्राहकों की भीड़ कजरी के ठेले पर लगी रहती। बहन जी, जल्दी से 8 पालक प्याज के पराठे पैक कर दो। आज बच्चों की छुट्टी है, तो सुबह से जिद लगाकर बैठे कि आपके हाथों के बने पालक प्याज के पराठे ही खाएंगे। जी मैं बस अभी बांध देती हूँ। इसी तरह कजरी अब कमाई करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब उसका छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल जाता है। पहले जहाँ वो किराए के कमरे में रहती थी, वहाँ अब खुद का घर खरीद लेती है। देखते ही देखते उसको 9वां महीना भी लग जाता है। भगवान, आपकी दया से मुझ गरीब काली बहू का पालक प्याज पराठे का व्यापार खूब अच्छा जम चुका है। लेकिन अब कुछ ही समय बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, इसलिए मुझे अभी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे काम को पूरी ईमानदारी से चला सके। मेरे ना होने से कहीं मेरी ये दुकान ही बंद ना हो जाए, लेकिन ऐसा भरोसेमंद आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। कजरी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी फटे मैले कुचैले कपड़ों में आती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी सास होती है। माँ जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? सुधा फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बताऊं छोटी बहू, तेरे जाने के बाद बड़ी बहू ने मुझसे नौकरों की तरह घर का काम कराया और खाने के लिए भी खूब तरसाया, और अब जब मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे घर से निकाल फेंका। उसकी बातों में आकर मैंने अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से बाहर निकाल फेंका। मुझे माफ कर दे बहू। अब बस भी कीजिए माँ जी, बड़ों के हाथ आशीर्वाद के लिए उठते हुए ही अच्छे लगते हैं। अब कजरी सुधा को अपने पास ही रख लेती है। कुछ समय बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। उस दौरान सुधा ही उसकी दुकान संभालती है। कुछ दिनों बाद कजरी भी अपने बच्चे के साथ काम पर लौट आती है, जहाँ वो दुकान संभालती और उसकी सास दुकान में बैठे बैठे उसके बच्चे को। अब वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। उधर सौंदर्य का पति दूसरी औरत से शादी कर लेता है और सौंदर्य को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। अब वो सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसी करनी उसने दूसरों के साथ की, वही करनी अब उसे खुद भुगतनी पड़ी।